इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास के अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से इतिहास को 3 भाग में विभाजित किया गया है। प्राक इतिहास काल, दूसरा आध इतिहास काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज से तात्पर्य उस काल से है जिस काल के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में हमें कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं होता है। उस काल के इतिहास निर्माण के लिए हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वैसे काल को हम प्री हिस्टोरिक काल कहते हैं, अर्थात प्राक इतिहास काल। आध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज का तात्पर्य यह है कि इस काल में लेखन कला का प्रचलन तो होता है, लेकिन उसको हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं, यानी कि उस लेखन को आज तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो वैसा काल जिसमें लेखन कला से लोग परिचित हों, लेखन कला का विकास हो चुका हो, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा जाना संभव नहीं हुआ हो, वैसे काल को आदि ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। आदि ऐतिहासिक काल का भारत में सर्वप्रमुख उदाहरण इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लिपि का प्रचलन हो चुका था, लेखन कला से लोग परिचित थे, लेकिन उसको अभी तक कोई भी पढ़ने में सफल नहीं हो सका है। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक एज से तात्पर्य वैसे काल से है जिस काल में लेखन कला के साथ साथ पुरातात्विक साक्ष्यों की भी भरमार होती है, अर्थात जिस काल का इतिहास निर्माण में साहित्य और अवशेष, भौतिक अवशेष दोनों भरपूर मात्रा में उपयोगी होते हैं, दोनों मिलते हैं, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। भारत के संदर्भ में यह काल ईसा पूर्व 6ठी सदी से शुरू होती है और वर्तमान तक के काल को, अर्थात ईसा पूर्व 6ठी सदी से वर्तमान तक के काल को हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। प्राक इतिहास काल का इतिहास पूर्ण रूप से पत्थरों का इतिहास है, अर्थात इसके महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में या पुरातात्विक स्रोत के रूप में पत्थर के मिले औजारों और गुफाएं आदि ही हैं। पाषाण काल, पाषाण काल अर्थात स्टोन एज। पाषाण काल प्राक इतिहास काल का एक सुंदर उदाहरण है। पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हम 3 भाग में विभाजित करते हैं। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल की समय अवधि 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व के बीच का है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल की समयावधि 2.5 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व के बीच का है और मध्य पाषाण काल की समयावधि 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व के बीच की है और नव पाषाण काल की समयावधि 5,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 1,000 ईस्वी पूर्व तक देखने को हमें मिलता है। हालांकि आमतौर पर नव पाषाण काल की समय अवधि भारत में 3500 से लेकर 2500 ईस्वी पूर्व तक निर्धारित किया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें बहुत ही कंट्राडिक्शन है और दक्षिण भारत में तो 1000 ईस्वी पूर्व तक नव पाषाण काल लीन संस्कृति के उदाहरण मिलते हैं।
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पाषाणकालीन इतिहास मूलतः पत्थर का इतिहास है, यानी कि पाषाणकालीन इतिहास के अध्ययन के लिए हमें मूलतः उस समय के मानवों द्वारा बनाए गए पत्थरों के विभिन्न प्रकार के यंत्रों के अध्ययन और परीक्षण के द्वारा किया जाता है और मूलतः उसी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि इनके तिथि निर्धारण के क्रम में मत भिन्नताएं दृष्टिगोचर होती है। हम देखेंगे पूरा पाषाण काल, हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज को भी विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है। एक निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और दूसरा उच्च पूरा पाषाण काल। यहां यह उल्लेखनीय है कि पाषाण काल का विभाजन अर्थात पूरा पाषाण काल का विभाजन हो या पाषाण काल के विभाजन की बात हो, इसके अंतर्गत मूल कारण यह है कि विभिन्न समय अंतरालों में जैसे जैसे पत्थर के औजारों के निर्माण में अंतर दिखाई पड़ता है वो वैसे वैसे काल विभाजन किया गया है। पाषाण काल के अंतर्गत काल विभाजन का मुख्य आधार पत्थर के औजारों में हुए परिवर्तन हैं। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भाग में विभाजित करते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का अर्थात पैलियोलिथिक एज का तीनों चरणों का क्षेत्र कौन कौन से थे और उनमें मुख्य अंतर क्या था। सोहन नदी घाटी और चापर चापिंग पेवल संस्कृति। निम्न पूरा पाषाण काल का सर्वप्रथम साक्ष्य आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सोहन नदी घाटी में मिला और वहां मानव निर्मित पत्थर के औजार मिले। उन पत्थर के औजारों में चापर और चापिंग अत्यंत महत्वपूर्ण थे। चापर का अर्थ होता है एक धार वाला और चापिंग का अर्थ होता है 2 धार वाला अर्थात द्विधारी। और पेवल का अर्थ बड़ा बड़ा चट्टान के टुकड़े होते हैं। हमें जानते हैं कि जब चट्टान के टुकड़े बहकर जल की धारा में लुढ़कते हैं तो वे उनके धीरे धीरे गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं और उनके सतह चपटे हो जाते हैं। और वैसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को हम पेवल की संज्ञा देते हैं। तो इन्हीं बड़े बड़े पेवलों से 2 प्रकार के औजार निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक प्रकार के पत्थर के औजार जो बनाए जाते थे उसमें एक तरफ धार होता था, उसको चापर कहा गया है, और जिसमें दोनों तरफ धार बनाए जाते थे उसको चापिंग कहा गया है। इन्हीं को हम सामूहिक रूप से चापर चापिंग पेवल संस्कृति कहते हैं। अर्थात वहां एक मानव की संस्कृति हमें देखने को मिलती है। चौंतरा, चौंतरा एक सोहन नदी घाटी का प्रमुख स्थल है जिसे जो खुदाई में मिली है। और चौंतरा में हम देखते हैं कि मद्रास की संस्कृति अर्थात दक्षिण भारतीय संस्कृति और उत्तर और पश्चिमी भारतीय संस्कृति दोनों का दर्शन होता है। अर्थात दोनों जगह के पत्थर के औजार चौंतरा में देखने को मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि चौंतरा निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण दोनों का मिलन स्थल था। कोर्तलयार नदी घाटी और मद्रासीय संस्कृति दक्षिण भारत के क्षेत्र में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रासफूट ने वर्ष 1863 ईस्वी में
खोज 63 ईस्वी में पलबरम नामक स्थान पर पत्थर के कुछ कुल्हाड़ी पाए, अर्थात हैंड एक्स प्राप्त किया जो मानव निर्मित थे, और उसी का नाम उसने हैंड एक्स संस्कृति दिया। चूंकि यह पलबरम मद्रास के समीप स्थित था, इसीलिए इसे मद्रासीय संस्कृति भी कहा जाता है। ये सारे क्षेत्र कोर्तलयार नदी घाटी के समीप स्थित हैं। अतीरपक्कम, बदमदुरै आदि तमिलनाडु में स्थित निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र हैं जहां ये सारे चीज मिले थे। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि यह मानव का पहला चरण था अपनी सभ्यता की ओर बढ़ने का, अपनी संस्कृति के निर्माण करने का, और इसलिए इसका विशेष क्षेत्र भारत में नहीं मिलता है। इसका मुख्य रूप से सोहन नदी घाटी और कोर्तलयार नदी घाटी ही प्रमुख क्षेत्र थे। शुरुआती दौर में जो भी औजार बनाए गए वो भी अत्यंत बेढंगे थे। उनका न तो कोई आकार निश्चित था और न ही प्रकार निश्चित था। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बेलन नदी घाटी का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। नर्मदा नदी घाटी, माही नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, सिंगरौली नदी घाटी आदि भी प्रमुख स्थल थे, और इन सभी क्षेत्रों में निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति देखने को मिलती है। मध्य पूरा पाषाण काल का क्षेत्र भारत के लगभग सभी भागों में स्थित था, और यह लगभग सभी प्रमुख नदी घाटियों में पाया जाता है। भीमबेटका, सोन नदी घाटी आदि भी अब मानवों के बसाव का केंद्र बनने लगे थे। प्रमुख औजार चॉपर, चॉपिंग अर्थात एक धार वाली और दो धार वाली औजार पत्थर के बनाए जाते थे, और उसके साथ कलीवर का भी उल्लेख मिलता है। हम देखते हैं कि मध्य पूरा पाषाण काल में कोर और फलेक युक्त औजारों का निर्माण होने लगा था। अब औजारों को अधिक धारदार बनाया जाने लगा था, जिससे यह पता चलता है कि उन लोगों का मानव मस्तिष्क अब विकसित होने लगा था। और यही कारण है कि फलेक संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है मध्य पूरा पाषाण काल को। हम देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते, अर्थात 10,000 ईस्वी पूर्व तक आते आते मनुष्य अब काफी ज्ञानी हो चुका था, और भारत में भी होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक चिंतनशील मानव का उदय 40,000 ईस्वी पूर्व में हो चुका था। तो अब मानव काफी ज्ञानी हो चुका था, और वह धीरे धीरे अत्यधिक उन्नत औजार का निर्माण करने लगा था। तो हम देखते हैं कि उच्च पूरा पाषाण काल तक आते आते, अर्थात 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व के काल में मनुष्य अपने औजारों में ब्लेड प्रणाली को भी शामिल करने लगा था। ब्लेड का यहाँ अर्थ यह होता है कि इसके दोनों किनारे, वैसा औजार जिसके दोनों किनारे सपाट हो और धारदार हो, तथा लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो, अर्थात चौड़ाई की तुलना में लंबाई लगभग 2 गुना होता है। और यही कारण है कि उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को ब्लेड संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण काल की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह थी कि हड्डी के भी औजार अब मिलना शुरू हो गया था।
हड्डी के भी अब औजार मिलना शुरू हो गया था, यानी कि पत्थर के साथ साथ उच्च पूरा पाषाण काल में हड्डी के भी औजार मिलने लगे थे, जो अत्यंत नुकीले और कठोर होते थे। प्रारंभिक काल में शुरुआती दौर में मनुष्य मूलतः क्वार्टजाइट पत्थर के औजार बनाते थे, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर अर्थात मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल में चैट, जैस्पर, फ्लिंट जैसे कीमती पत्थरों के भी औजार बनाने लगे थे, और उनके औजार अब अधिक कठोर होने लगे थे, धारदार होने लगे थे और नुकीले होने लगे थे। अब मनुष्य हैंड एक्स, कलीवर, कोर, फ्लेक, ब्लेड आदि से संबंधित यंत्रों के निर्माण से आगे बढ़ चला था, और वह स्क्रैपर, छिद्रक, वेधक जैसे यंत्रों का भी निर्माण करना शुरू कर दिया था। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पूरा पाषाण काल में मानव मुख्य रूप से अखेटक ही था और कच्चे मांस तथा जंगली कंदमूल पर ही निर्भर करता था। मानव अभी तक संग्राहक या उत्पादक नहीं बना था, और वह जंगली जानवरों की तरह ही जंगल, गुफाओं, नदी घाटियों आदि में निवास करता था। अर्थात जंगली जानवर और मनुष्य में अभी तक कोई खास अंतर नहीं आ पाया था, और उनका रहन सहन, खान पान सब कुछ जंगली जानवरों की तरह ही था। मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक एज। हम पूरा पाषाण काल के संबंध में जानकारी हासिल कर चुके हैं, और अब मैं आप लोगों को मध्य पाषाण काल के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। मीसोलिथिक एज, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मनुष्य अब धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ने लगा था, और उपभोक्ता से अब संग्राहक तथा कुछ हद तक उत्पादक भी बनने लगा था। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के संबंध में जानकारी तब मिली जब कार्लाइल ने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में माइक्रोलिथस की खोज की। भारत के विंध्य क्षेत्र में सर्वप्रथम कार्लाइल द्वारा माइक्रोलिथस अर्थात पत्थर के अत्यंत छोटे छोटे औजारों की खोज पहली बार की गई, जिससे यह पता चला कि अब काल में अंतर आ रहा है। चूंकि पहले के जो औजार थे वो भी बड़े बड़े थे, बेडौल थे, लेकिन अब जो औजार मिला वो वह अत्यंत सूक्ष्म क्वालिटी का था, अर्थात आधा इंची से पौन इंची के औजार अब मिलने लगे, और उनमें उनकी गुणवत्ता भी अच्छी थी, जैसे धार, फलक, ब्लेड आदि पहले के तुलना में अधिक परिष्कृत थे। और इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्थर के औजारों में आए अंतर के कारण ही इस काल का नाम मध्य पाषाण काल रखा गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि पाषाण काल का अध्ययन हम पत्थर के औजारों के आधार पर ही करते हैं, और जैसे जैसे पत्थर के औजारों में के तकनीक में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे काल विभाजन किया गया है। तो मीसोलिथिक एज की सर्व प्रमुख खासियत या विशेषता पत्थर के अत्यंत छोटे छोटे औजारों का मिलना है, जिसको हम माइक्रोलिथस कहते हैं। इस काल के औजार में प्रमुख थे टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, ब्यूरिन और वेधक प्रमुख औजार थे। हम देखते हैं कि मीसोलिथिक काल से भारत में मनुष्य का अस्थि पंजर मिलना शुरू हो जाता है। इसके पहले अर्थात पूरा पाषाण काल तक भारत में कहीं भी मानव का अस्थि पंजर नहीं मिला है। एकमात्र यदि हम महाराष्ट्र के बोरी को छोड़ दिया जाए
तोहा मानव के अवशेष लगभग 14 लाख वर्ष पूर्व के मिलने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन वह भी स्पष्ट नहीं है। उसके अलावा कहीं भी नहीं मिलता है, यानी कि मानव का अवशेष पहली मर्तबा मीसोलिथिक एज से ही मिलना शुरू होता है। कब्रिस्तान भी मिलने लगते हैं। कब्रिस्तान में ही मानव को दफनाए जाने की प्रथा उस समय चल पड़ी थी, क्योंकि बहुत स्थानों पर इस काल में कब्रिस्तान मिले हैं और उनमें मानव के शव भी बिखरे पड़े हैं। राजस्थान का बागौर, गुजरात का लेघनाद, मध्य प्रदेश का आदमगढ़, इलाहाबाद के चौपानी मांडा तथा सरायनहर और महदहा तथा दमदमा प्रमुख मध्य पाषाण कालिक स्थल है, जहां से प्रमुख अवशेष मिले हैं। हम देखते हैं कि इलाहाबाद, हम देखते हैं कि आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से 25,000 माइक्रोलिथस मिले हैं, अर्थात पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं। यह इसे लगता है ऐसा कि वहां मनुष्यों का बड़े पैमाने पर जमाव रहा होगा या पत्थर के औजार बनाने का उद्योग रहा होगा। हम देखते हैं कि सरायनहर से 14 सावधान और 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं, यानी कि गड्ढे में खुदे गए चूल्हे मिले हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इलाहाबाद के चौपानी मांडा से मिट्टी के बर्तन, झोपड़ी और माइक्रोलिथस औजार मिले हैं। तो इन बातों से यह पता चलता है कि उस समय तक मानव का मस्तिष्क अधिक विकसित हो गया था और वे नित्य प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों और सुविधाओं का निर्माण करने लगे थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि महदहा आदि से सील, बट्टा, लोढ़ा और आभूषण तथा सावधान आदि भी मिले हैं। तो इन बातों से यह पता चलता है कि अब मानव अत्यधिक चिंतनशील हो गया था और नित्य दिन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह कई चीजों से परिचित हो गया था। इसी काल में हम यह भी देखते हैं कि कुछ स्थानों पर जली हुई हड्डियां भी मिली है, जिसे यह पता चलता है कि मानव अग्नि से पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था। अर्थात आग का आविष्कार मूलतः भारत में इसी काल के अंतिम चरण में हुआ, अर्थात मीसोलिथिक एज में मानव आग से परिचित हो चुका था। हम देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के तिथि निर्धारण में काफी मतभेद है, लेकिन मूल तौर पर हम इसे 5000 ईस्वी पूर्व से इसकी शुरुआत मान सकते हैं। नियोलिथिक एज, इस काल के हम देखते हैं इस काल में कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में इसका फैलाव था और इसमें गुफ कराल, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, गुफ कराल एक महत्वपूर्ण स्थल था और यहाँ से कुल्हाड़ी, खुरपी, छेनी, कुदाल, सिलबट्टा, हड्डी के औजार तथा हड्डी के सुई और चाक पर बने बर्तन तथा जौ, गेहूं, मटर और मसूर के दाने मिले हैं। नवपाषाण काल तक आते आते मानव न केवल संग्राहक बना बल्कि अब उत्पादक भी बन चला था और गुफ कराल इसका स्पष्ट प्रमाण है, जहां विभिन्न प्रकार के आधुनिक हथियार भी मिलना शुरू हो जाता है, अर्थात खुरपी, छेनी, कुदाल आदि और हड्डी के सुई आदि भी, यानी कि अब लोग सिलाई से भी परिचित होने लगे थे और संभवतः चमड़े आदि के खालों की सिलाई करके अब वस्त्र के रूप में पहनना शुरू कर दिया होगा। जबकि हम बुर्जा होम भी कश्मीर में ही स्थित है, वहां से गर्द आवास के प्रमाण मिले हैं। अर्थात बुर्जा होम ऐसा स्थल है संपूर्ण भारत
के क्षेत्र में ऐसा नवपाषाण कालीन स्थल है जहां से एक गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। यह एकमात्र स्थल है, और कहीं से गर्त आवास के प्रमाण नहीं मिले हैं। वहां कई गर्त आवास के पर गर्त आवास का मतलब होता है गड्ढा, जमीन के अंदर बनाया गया घर। गर्त और वहीं से वहां की दूसरी प्रमुख खासियत है जो भारत में कहीं भी नहीं मिलता है, वह यह है कि मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। कई ऐसे समाधान मिले हैं जिसमें मानव के साथ कुत्ता को भी दफन किया गया है। हम देखते हैं कि कोलडीहवा प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है, और यह चावल उत्पादन के क्षेत्र में प्रख्यात है। भारत में चावल उत्पादन के क्षेत्र में सर्वप्रथम कोलडीहवा में ही प्रमाण मिलते हैं चावल का के उत्पादन का, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन भारत में कृषि कार्य किए जाने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में मिलता है, जो आज के पाकिस्तान में है। संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि कार्य किए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। चाक नवपाषाण कालीन में मानव चाक से यह परिचित हो चुका था, और यही कारण है कि चाक से बने मिट्टी के बर्तन आदि का निर्माण किया जा रहा था। जैसे हम देखते हैं कि गुप्त काल से भारी मात्रा पर चाक पर बने मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिसमें कटोरी, तस्तरी आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार छपरा का जो चिरांद, बिहार के छपरा के चिरांद से भी हड्डी के औजार प्रमुख रूप से मिले हैं, और यहाँ से भी टोटीदार पकी हुई मिट्टी के बर्तन के साथ टोटीदार पात्र मिले हैं, जो आगे चलकर हम देखते हैं कि ताम्रपाषाण काल का मुख्य पात्र बना था। तो अब मानो चाक के से परिचित हो चुका था और मिट्टी के बर्तन आदि बनाए जाने लगे थे। इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि चाक ने पहिया का भी निर्माण किया। चाक से धीरे धीरे व्यक्ति गोल पहिया बनाने से भी परिचित हो गया, और अब सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुलभ होने लगा होगा। स्वाभाविक है कि अब लोगों की प्रगति का मार्ग खुल गया होगा। कृषि और अस्थायी निवास हम देख चुके हैं कि जौ, गेहूं, मसूर, मटर आदि तथा चावल आदि के अनेक के उत्पादन के अनेक स्थानों पर प्रमाण मिले हैं, और उनसे यह पता चलता है कि मानव मनुष्य अब कृषि कार्य से पूर्ण रूप से परिचित हो चुका था, और इन सभी का ही परिणाम था कि अब वह जंगलों से बाहर निकलकर नदी घाटियों में अस्थायी रूप से निवास करने लगा था। इसी को हम नवपाषाण जुगीन क्रांति भी कहते हैं। अब आधुनिक मानव की सभी विशेषताएं, लगभग आधुनिक मानव की पारंपरिक सभी विशेषताओं की शुरुआत उस समय हो चुकी थी, और यह सब नवपाषाण काल में ही संभव हुआ था। चाक के आविष्कार, पहिए के आविष्कार और कृषि कार्य की शुरुआत ने नवपाषाण कालीन मानव के जीवन में विशेष परिवर्तन लाया, और यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों ने इन परिवर्तनों को नवपाषाण जुगीन क्रांति की संज्ञा दी है। धन्यवाद।